नमस्कार। आज हम तिरिछ और पिता कहानी का तुलनात्मक अध्ययन पर बातचीत करेंगे। तिरिछ और पिता दो प्रमुख कहानीकारों की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तिरिछ उदय प्रकाश की कहानी है और पिता ज्ञानरंजन की। तिरिछ कहानी का जो भावबोध है, अगर आप उसको देखें तो उदय प्रकाश के पूरे जो कहानी संवेदना है उस पर बातचीत करते हुए तिरिछ पर हम थोड़ी पहले बात करते हैं, उसके कथानक को समझते हैं। उदय प्रकाश मूल रूप से 90 दशक के प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने कई कहानी संग्रह उनके आए हैं। दरियाई घोड़ा, तिरिछ और अंत में प्रार्थना, मैंगो शेल, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, दत्तात्रेय के दुख, ये सब उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और उदय प्रकाश मूल रूप से 8वें और 9वें दशक में आए हुए जो राजनीतिक और व्यवस्थागत परिवर्तन है, उसमें एक जो मनुष्य की अवस्थिति है, एक व्यक्ति की जो स्थिति है, उसको अपनी कहानी का प्रमुख विषय बनाते हैं। साथ साथ उदय प्रकाश ग्रामीण जो परिवेश है वहाँ से कई बार अपने चरित्र को लेते हैं और शहर की जो बुनियादी कह लीजिए कि व्यवस्था है, जो उसकी शक्ति है, उससे वो वहाँ पर टकरा देते हैं। तो उदय प्रकाश की कहानी की बनावट का एक मूलभूत जो स्वरूप है वो ये है। जबकि ज्ञानरंजन साठोत्तरी पीढ़ी के प्रमुख कहानीकार हैं। ज्ञानरंजन जी ने बहुत ज़्यादा कहानियाँ तो नहीं लिखीं, लेकिन 25 से 30 कहानियों के बीच में उनकी कहानियाँ आई हैं। सपना अभी जो उनके लगभग 25 कहानियों का संग्रह है, वो सबसे लेटेस्ट कहानी संग्रह है उनका, और उसमें लगभग वे सारी कहानियाँ शामिल हैं जो ज्ञानरंजन जी ने प्रमुखता से लिखी हैं। जो पिता कहानी है वो पिता कहानी ज्ञानरंजन की एक बहुत प्रमुख कहानी है। ज्ञानरंजन जी की जो पूरी पीढ़ी है, अगर आप उस पर विचार करें तो साठोत्तरी यानी कि 60 के बाद का जो समय है, उस समय में आए हुए जो मानव जीवन में बदलाव हैं, आधुनिकता ने जिस तरह से मानव जीवन में प्रवेश किया है और उस प्रवेश करने के कारण जो मनुष्य के नैतिक बोध में, जो मनुष्य के भावबोध में, जो परिवार के क्रम में जो कह लीजिए कि पीढ़ीगत जो अंतर आ रहा है, उसके वे कुशल चितेरे हैं। और पिता कहानी इसी भावबोध को, इसी यथार्थ को प्रस्तुत करती है। तो मूल रूप से दो पीढ़ी के ये दो प्रमुख कहानीकार हैं। अगर हम कहानियों की तुलना करें तो दोनों के जो प्रमुख चरित्र हैं वे पिता ही हैं, लेकिन इन पिताओं में पर्याप्त अंतर है। कहानी का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम किन आधार पर ये तुलना करें। तुलना करने का एक तो आधार आपका सामाजिक परिवेश बनता है, एक राजनीतिक परिवेश बनता है, और साथ साथ जो आर्थिक परिस्थितियां हैं किसी व्यक्ति या चरित्र की, वो बनता है। या फिर कहानी के जो विभिन्न तत्व हैं, जो एक परंपरागत तत्व हैं, जो हडसन और एडगर एलन पो के द्वारा सुझाए गए तत्व हैं, जिसमें से आप पात्र हैं, उनका चरित्रण है, कथोपकथन है, यानी संवाद, देशकाल, प्रस्तावना, ये तमाम सारे संदर्भ बनते हैं जहाँ पर आप कहानी को आप कह सकते हैं कि तुलनात्मक आधार आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी तुलना इन तत्वों के आधार पर मुझे लगता है कि कहानी को समझने में बहुत ज़्यादा दूर तक हमारी सहायता नहीं करती है। मूल रूप से किसी कहानीकार का जो उद्देश्य होता है वो ये कि वो कहानी लिखते समय अपने समय को, अपने भावबोध को, अपने उस विषय को, जिस विषय को वो कथा संरचना का हिस्सा बना रहा है, उसको कैसे खोलता है, उसको कैसे आगे रखता है। अगर इन दृष्टियों से विचार करेंगे हम तो मूल रूप से इन दोनों कहानियों का अध्ययन हम कर सकते हैं। आप पिता कहानी को लें। पिता कहानी मूल रूप से, जैसे मैंने कहा, ज्ञानरंजन की जो पिता कहानी है, अगर आप उसको लेंगे तो वो एक मध्यवर्गीय जीवन, एक संयुक्त परिवार के जीवन के भीतर जो आ रहे बदलाव हैं,
और इन बदलावों के आने के साथ जो परिवार के भीतर का जो तनाव है, उस तनाव को, उस बदलाव को ज्ञानरंजन रेखांकित कर रहे हैं। पिता कहानी में मूल रूप से जो बात है वो ये कि पिता कहानी में जो पिता हैं और उसका जो नरेटर है वो बताता है कि पिता बहुत जिद्दी हैं। वे आधुनिकता को, और ये आधुनिकता जो एक प्रकार से कह लीजिए कि आज़ादी के बाद भारत में जो एक क्लासिकल पूंजीवाद के दौर में और तकनीक की मदद से पूरे समाज को प्रभावित कर रही है, उस आधुनिकता को वो स्वाभाविक रूप से ग्रहण नहीं कर पाते, एक प्रकार से उसका वो विरोध करते हैं। तो ये पिता कहानी में आपको बार बार दिखाई देगी। पिता कहानी की जहाँ शुरुआत होती है, आप देखें कि उसका जो परिवेश है वो क्या है। उसमें एक पिता है जो पंखे का इस्तेमाल नहीं करते। पंखा एक प्रकार से आधुनिक उपकरण है, तकनीक के माध्यम से भी आधुनिकता घर में प्रवेश करती है, और पिता तकनीक के उपकरणों से आई हुई आधुनिकता का प्रत्याख्यान करते हैं अपने तरीके से। वे पंखे का प्रयोग नहीं करना चाहते, वे किसी घर के कमरे में किसी पंखे के नीचे नहीं सोना चाहते। वातावरण भीषण गर्मी का है और गर्मी में पंखा एक मानवीय आवश्यकता है, जो बिजली का फ़ैन है वो एक मानवीय आवश्यकता है। लेकिन पिता जो परंपरागत जो उपकरण हैं, परंपरागत जो एक प्रकार से कर, जैसे बेना है, जैसे उसका उपयोग वो करते हैं। वो अपने जो हाथ के पंखे का ही प्रयोग करते हैं। पिता घर के भीतर सोना नहीं चाहते, वे बाहर किसी एक खाट पर सोना चाहते हैं। और सारी रात उनकी, क्योंकि कहानी का जो पूरा परिवेश है वो एक रात जो लगभग 11 बजे के आसपास से शुरू होती है, सुबह 5-6 बजे तक चलती है, यानी 6-7 घंटे का ये जो बोध है, ये जो 6-7 घंटे का जो समय है, इसी समय को ज्ञानरंजन ने पिता कहानी में बुना है। शुरुआत अगर आप देखें तो आपको ये लगेगा कि कहानी में जो एक प्रोलॉग होता है, प्रस्तावना होता है, उसका कतई प्रयोग जो है ज्ञानरंजन नहीं करते। आपको लगेगा कि जैसे एक तुरंत ही एक लीप, एक क्वालिटेटिव लीप कहानी, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। प्रोलॉग के बाद कॉन्फ्लिक्ट आता है कथा संरचना के हिस्से में, तो वहाँ से वो शुरुआत करते हैं। आप देखें, बिना किसी भूमिका के वे लिखते हैं, उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेट कर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उसकी चुप्पी में खलल पड़ जाएगा, जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। ये कहानी शुरुआत होती है पिता कहानी की। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। अब ये एक छोटी सी घटना है, और इस घटना से, यानी कि बिजली जलाने की घटना से, और ये बिजली जलाता क्यों है, ये बल्ब जलाता क्यों है, वो कमरे के वातावरण को जानने के लिए, और साथ ही बाहर जो पिता खाट पर सोए हुए हैं उनको देखने के लिए जलाता है। यहाँ पर नरेटर को नींद नहीं आ रही है। पिता के प्रति उसके मन में भाव ये है कि पिता सो नहीं रहे हैं, और इनके वे आधुनिकता के तमाम सारे उपकरणों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनको आराम नहीं मिल रहा है। तो एक दो पीढ़ियों की जो बेचैनी है वो यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिखाई देगी। आगे चल करके आप जो ज्ञानरंजन कहानी का जिस तरह से प्रयोग करते हैं वो ये है कि ज्ञानरंजन की कहानी जो पिता है वो एक प्रकार से मध्य वर्ग की कहानी है। यहाँ पर पिता शहर में रह रहे हैं, और शहर के भीतर का जो पूरा एक प्रकार से कह लीजिए कि परिवेश है, उसको ज्ञानरंजन अपनी कहानी में सामने रखते हैं। वो परिवेश एक प्रकार से जो बनता है वो उस रात को, जिस रात के बारे में कहानी लिखी जा रही है, उस रात को और अधिक घनीभूत बनाता है। जैसे अभी आप देखें, अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी।
थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूँ उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया करते और जल्दी उठा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक कहानी की शुरुआत में ही जैसे लगता है कि ज्ञानरंजन ने वो जो चिंता है कि 11:30 बजे रात हो रही है और ये इस गर्मियों में ये 11:30 बजे ज़्यादा समय नहीं होता, तो यहाँ से वो शुरुआत लेते हैं। कहानी जब बढ़ती है तो आज बेहद गर्मी है। गर्मी की इंटेंसिटी को, पूरे उस परिवेश को ज्ञान पिता की उन हरकतों से सामने ले आते हैं जिसमें पिता बाहर रह करके गर्मी के कारण जो है वो सो नहीं पाते हैं। कभी वो खाट की बाध को तर करते हैं, तर करने का मतलब पानी डाल करके छिड़क करके उसको गीला करते हैं। कभी जब उनको नींद नहीं आ रही है तो वो सामने पेड़ है तो उस पेड़ से गिरते हुए आम वगैरह जो हैं उसको बिनने चले जाते हैं। कभी वो डंडा फटकारते हैं, किसी बिल्ली या कुत्ते की आवाज़ को भगाने के लिए उस तरफ दौड़ते हैं। और पूरी कहानी में ये घटना जिस तरह से स्थिर होकर के, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि एक समय में कीलित होकर के घट रही है, इन छोटी छोटी घटती हुई घटनाओं में कोई बड़ी घटना नहीं घट रही है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक मनः स्थिति, एक उस नायक की, वो पिता को देख रहा है कि पिता ये कर रहे हैं, उसके मन की जो तीव्र बेचैनी है वो पिता के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से व्यक्त हो रही है। ये दिलचस्प है कि पूरी कहानी में जो तनाव है, तनाव और विडंबना, जो आयरनी है, ये जो तनाव, विडंबना और आयरनी है वो कहानी में एक प्रकार से पिता के कृत्यों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त हो रही है। नरेटर सिर्फ उसके बारे वो देख रहा है, एक प्रकार से विजुलाइज कर रहा है सारी चीज़ों को। एक जगह वो कहता है कि पिता उस भीमकाय बुलंद दरवाजे की तरह हैं जहाँ हमारी बातें जा करके लौट आती हैं ना। वो उसका वाक्य है कि उसे लगा कि पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। ये पिद्दी और दयनीय होना इस कहानी में कई जगह आपको प्रकट होता है। जैसे नरेटर जो है, जो कथा कह रहा है, उसके बड़े भाई एक बार बहुत महंगा कपड़ा ले आते हैं। पिता उस कपड़े को सिलाने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो कपड़े ले आते हो वो ये मैं कहीं सस्ते टेलर के यहाँ जा कर के सिला लूँगा। तो वो कहता है कि देखिए ये बहुत महंगा कपड़ा है और आप इसको ले जा कर के किसी अच्छी दुकान पर सिलाइए। तो पिता इसका प्रतिकार करते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग हो कि ये सारे जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये किसी न किसी छोटे छोटे टेलर के यहाँ कपड़े सिलवाते हैं और फिर अपने बड़ी दुकान का जो है ब्रांड वो लगा देते हैं। तो उसकी सारी कोशिशें, उसके भाई की सारी, नरेटर के भाई की सारी कोशिशें बेकार जाती हैं और कहता है कि फिर आप जहाँ मन कहे वहाँ सिलाइए। ऐसे ही छोटी छोटी कहानियों में पंखा आता है, पिता पंखे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे किसी अच्छी जगह जा कर के खाना पीना पसंद नहीं करते। किसी रेस्टोरेंट में जा कर के वो कहते हैं कि तुम लोग वैनिटी में जाते हो, वहाँ पर बेरे को बड़ा बड़ा टिप्स देते हो और सिर्फ ये अपने झूठ और दिखावे के लिए करते हो। तो ये जो आधुनिकता है जिसमें ये दिखावा है, जिसमें इस तरह की जो, क्योंकि इसमें एक जगह ये भी आता है कि देखिए हम लोग खाते पीते और ठीक ठाक घर के लोग हैं, लोग मिलने आते हैं और आप इस तरह से रहते हैं। तो ये जो पूरा भावबोध है, इस पूरे आधुनिक भावबोध की जो हिपोक्रेसी है, पिता एक प्रकार से उसको इनकार करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरी कहानी में आपको ये भी मिलेगा कि पिता एक जिद्दी किस्म के आदमी हैं, जिसमें कथानायक बार बार कहता है कि वो एक विलक्षण और विचित्र व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि एक जगह कहता है कि पिता किसी रिक्शे के चक्कर में घंटों इंतजार कर सकते हैं। वो कभी 2 आना पर तय करेंगे, फिर 1.5 आने की बात करेंगे, फिर कहेंगे 1 आना लो, और इस पूरी प्रक्रिया में पता लगा घंटों भर पिता रिक्शे के इंतजार में खड़े हैं। तो ये पूरा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूरे इस आधुनिक भावबोध को इनकार करता हुआ एक पुरानी पीढ़ी का जो व्यक्ति है, उस
व्यक्ति का जो एक नई पीढ़ी का जो व्यक्ति है, उन दोनों के बीच जो विचार को लेकर के जो टकराहटें हैं वो बहुत ही खुल करके सामने आती हैं। तो इसलिए पिता कहानी जो ज्ञानरंजन की है वो एक प्रकार से मध्यवर्गीय और संयुक्त परिवार के आधुनिकता को लेकर के तनाव की कहानी है। तो ये एक बुनियादी परिवेश इसका ये है। जहाँ तक तिरिछ का सवाल है, उदय प्रकाश मैंने कहा कि 90वें दशक के कथाकार हैं। 8वें दशक से उन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया और भारत का जो राजनीतिक, आज़ाद भारत का जो राजनीतिक परिवेश है उसमें काफ़ी बदल चुका है। वो एक प्रकार से जहाँ पर पृष्ठभूमि के रूप में ज्ञानरंजन के यहाँ नेहरूबियन मॉडल का जो स्वप्न भंग है या उससे उस व्यवस्था के प्रति जो मोह भंग है, उस पृष्ठभूमि में मध्यवर्गीय जीवन की कहानी कही जा रही है। यहाँ पर एक प्रकार से इमरजेंसी के बाद ये जो क्लासिकल पूंजीवाद का जो दौर है वो थोड़ा सा क्रूर और हिंसक और भयानक उसका चेहरा सामने आता है। इसलिए तिरिछ जो कहानी है वो अपनी इंटेंसिटी में बेहद भयावह, बेहद दुःस्वप्न, बेहद कह लीजिए कि क्रूर मानवीय प्रतिहिंसा आपको इसमें दिखाई देगी। तो तिरिछ कहानी का जो भावबोध है वो एक प्रकार से 8वें और 9वें दशक का भावबोध है, जहाँ पर पूंजी और तकनीक और व्यवस्था मिलकर के मनुष्य का आखेट कर रहे हैं। ये विकास जो है, उस विकास के दरमियान एक जो आदमी है वो आदमी किन खतरों से गुजर सकता है, इसकी कहानी है। थोड़ा सा मैं तिरिछ कहानी पर यहाँ पर रुक करके आपसे बात करना चाहता हूँ। तिरिछ उदय प्रकाश की ऐसी कहानी है जहाँ पर आप जिसकी शुरुआत अगर आप देखें, तिरिछ कहानी की जो शुरुआत है वहाँ आप देखेंगे कि उदय प्रकाश शुरू कहते हैं कि इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी, शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। ये एक प्रकार से बिल्कुल विशुद्ध जो संरचना है कहानी की, जिसमें एक प्रोलॉग की तरह, एक प्रस्तावना की तरह उदय प्रकाश इस बात को रखते हैं। तो पिताजी से है, मेरे सपने से है, शहर से भी है और शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय है उससे भी है। यहाँ पर तिरिछ कहानी के जो पिता हैं वो पिता एक प्रकार से कह लीजिए कि ग्रामीण परिवेश के पिता हैं। शहर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, उससे भय लगता है उन्हें। वे शहर जाना चाहते नहीं, वे अपनी ही बनाई हुई दुनिया में मगन रहना चाहते हैं। तिरिछ कहानी में जो तिरिछ शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उदय प्रकाश अपनी कहानियों में जैसे मैंने कहा कि एक अमानवीयकृत, एक व्यवस्था द्वारा रची हुई, एक मनुष्य के विरोध की व्यवस्था द्वारा रची गई जो तमाम सारी दुरपसंधियाँ हैं उसको खोल करके रखते हैं। तिरिछ के बारे में कहा जाता है, तिरिछ एक जानवर है, एक विषैला जानवर जिसे विस्खापर कहा जाता है, और कहानी में तिरिछ पिता को काट लेता है। अब तिरिछ को लेकर के जो पूरा जो लोक विश्वास है, जो उसको लेकर के एक रूढ़ ही है जो परंपरागत रूप से समाज में फैली हुई है, तिरिछ के बारे में उदय प्रकाश काफ़ी विस्तार से बात करते हैं। तिरिछ एक प्रकार से लेकिन तिरिछ एक प्रकार से सिंबॉलिक है। यहाँ कहानी या साहित्य में प्रायः बात जो है संकेतों से की जाती है, बात को सीधा नहीं कहा जाता, क्योंकि सीधा कहने से बात बिगड़ जाती है। तो तिरिछ जो है वो भले ही आपको विषैला जानवर लग रहा है, जिसके काटने पर पिता अंततः जो है मृत्यु के शिकार होते हैं, लेकिन वो तिरिछ नहीं काट रहा है, वो जानवर ने नहीं काटा है, बल्कि पूंजी, तकनीक और व्यवस्था के गठजोड़ से जो बुनी गई पूरी संरचना है विकास की, उस विकास ने काटा है पिता को। उस विकास के द्वारा काटे गए पिता की मृत्यु अंततः जो है शहर में जाकर के होती है। तिरिछ कहानी का जो सबसे प्रमुख मोड़ है वो ये है कि शुरू में पिता के बारे में उदय प्रकाश बताते हैं। उस कहानी में जो नरेटर है वो कथा को बताने वाला
वो बताता है कि पिता किस तरह से शहर जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। एक शाम को पिता को एक तीर काटता है 6 बजे के आसपास, और अगले ही सुबह उन्हें किसी मुकदमे के सिलसिले में शहर जाना है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि तिरिच ने काट लिया है, और तिरिच के काटने से क्या क्या हो सकता है। तिरिच के बारे में कहा जाता है कि वो अगर काट करके थोड़ी दूर जा करके पेशाब करके उसमें लूट ले, यानी कि उसमें पलट जाए, तो निश्चित तौर पर जिसको काटा है वो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कहानी में ये जो रूढ़ि है, ये जो लोक विश्वास है, ये जो अंधविश्वास है, ये जो एक मिथकीय जो भावभूमि है, वो उदय प्रकाश को कहानी संरचना की दृष्टि से बाकी कहानीकारों से अलग करती है। लेकिन मैं अभी कथानक की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि दोनों के पिताओं का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो ये कि इसमें पिता जब शहर में जाता है तो आप देखते हैं कि वो शहर तक पहुँचते पहुँचते वो एक प्रकार से आत्मनिर्वासित व्यक्ति सा हो जाता है। ये जो रईकरण है, ये जो निर्वासन की प्रक्रिया है, वो एकदम कह लीजिए कि तिरिच कहानी में आती है। उसे कुछ याद नहीं रहता। रास्ते में उसे ट्रैक्टर पर जब वो जा रहा है तो लोग मिलते हैं, उसमें से एक राम अवतार जो ज्योतिष भी हैं और वैद्य भी हैं। वहाँ पर बात चलती है कि वो उन्हें तिरिच ने काटा है, तो कहते हैं कि तिरिच के काटने का जो इलाज है वो है धतूरे के बीज को पीस करके पी जाना। रास्ते में उन्हें धतूरे के बीज का जो अर्क है, जो काढ़ा है, उसे पिलाया भी जाता है। और 10 बजे के आसपास पिता चुंगी नाका टोल टैक्स से होते हुए जब शहर में प्रवेश करते हैं तो लगभग उनकी चेतना जो है वहाँ पर वो हिलने लगती है। अपने वकील से मिलते हैं, बैंक जाते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं। तो ये पूरा एक दृश्य, अंत में वो एक नेशनल रेस्टोरेंट के पास बाहर मैदान में जाते हैं। तो ये जो पूरा भयानक परिस्थिति है, उसमें पिता शहर में जब पहुंचते हैं 10 बजे से लेकर के शाम 6:15 साढ़े 6 तक, इन 8 घंटों में जिस तरह की डिटेलिंग उदय प्रकाश ने की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक प्रकार से समूचे क्रूर व्यवस्था के रेशे रेशे को उदय प्रकाश ने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, क्योंकि सत्ता और व्यवस्था के जो आधुनिक उपकरण हैं, जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं किस तरह से एक मनुष्य को समाप्त कर रही हैं, एक मनुष्य का आखेट कर रही हैं, इसको उदय प्रकाश अपनी कहानी के केंद्र में ले आते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो आपको ये लगेगा कि तिरिच के पिता में और ज्ञानरंजन जी के पिता में दो चरित्रों में बहुत बुनियादी अंतर है। कहानी के बुनावट में अंतर है। उदय प्रकाश का नाम प्रायः जादुई यथार्थवाद से जोड़ा जाता है। जादुई यथार्थवाद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में पहली बार इसको लोगों ने इस्तेमाल किया, जिसमें मार्क्वेज हैं, बोर्खेज हैं, इसाबेल अलेंदे हैं। इन सब ने इस आधार पर जो है उन्होंने उपन्यास रचे, और बाद के जो आलोचक भी आए उन्होंने इसी जादुई यथार्थवाद को आधार बना करके उनके रचनाओं की समीक्षाएं भी प्रस्तुत की, उनके कहानियों और उपन्यासों की समीक्षाएं प्रस्तुत की। जादुई यथार्थवाद में प्रमुख रूप से मिथकों, विश्वासों, धारणाओं और मान्यताओं के जरिए कहानी लिखी जाती है। तिरिच कहानी में उदय प्रकाश इस प्रविधि का इस्तेमाल करते हैं। ये एक शिल्प भी है, एक प्रविधि भी है, एक संरचना भी है। तो उदय प्रकाश तिरिच में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये प्रयोग क्यों करते हैं? एक लेखक किसी भी रचना या किसी भी प्रविधि का प्रयोग अपनी कहानी बुनने के लिए क्यों करता है? वो मूल रूप से अपने यथार्थ को पुनर्रचित करने के लिए, अपने समय की वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग समयों में अनेक उपकरणों का प्रयोग करता है कोई भी कथाकार। आप देखें ज्ञानरंजन की जो पिता कहानी है, उसमें जो उन्होंने उपकरण इस्तेमाल किया है वो एक प्रकार से मध्यवर्गीय जीवन की वास्तविकता या उसके यथार्थ का एक वर्णन है। उसका जो कालखंड उन्होंने लिया बिल्कुल एकदम बहुत एक ठहरा हुआ समय, जैसे आपको ज्ञानरंजन की पिता कहानी मिलेगी, क्योंकि वो समय बढ़ता नहीं है। वो रात के गर्मी की तीव्र बेचैनी से लबरेज जो समय है, उस समय में सिर्फ पिता की जो गतिविधियां हैं और पिता की गतिविधियों को देखते हुए जो आख्यानकर्ता या जो नरेटर है उसके भीतर के जो तनाव है उसको वो बना रहे हैं। लेकिन उदय प्रकाश तिरिच कहानी में
पिता को लेकर के जो बात कह रहे हैं वो पिता को एक प्रकार से इस कहानी में जहाँ तक समय का सवाल है, जहाँ तक घटनाओं का सवाल है, वो काफ़ी घटना प्रधान कहानी, तिरिच कहानी काफ़ी घटना प्रधान कहानी है, जबकि पिता कहानी में एक थोड़े समय के भीतर घटती हुई घटना, जो एक ठहरे समय के भीतर की घटना की कहानी है। पिता कहानी में आप देखेंगे अंत में जहाँ कहानी खत्म होती है वहाँ एक खींच नायक कथा आख्यानकर्ता को होती है, जबकि तिरिच कहानी में थोड़ा सा आपको लगेगा कि जैसे उन्होंने भले ही पिता एक प्रमुख चरित्र है, लेकिन नरेटर का उस पिता के प्रति जो संबंध है वो संबंध बहुत खुल करके उस रूप में नहीं आता, बल्कि व्यवस्था के भीतर पिता कैसे लिंच होते हैं इसको वो दिखाना चाहता है। जबकि पिता कहानी में उन दोनों का एक जो संबंधगत जो तनाव है वो भी उभर करके सामने आता है। जहाँ तक तिरिच कहानी, जैसे मैंने कहा कि तमाम घटना प्रधान कहानी है और पिता एक ठहरी हुई कहानी है, पिता एक मध्यवर्गीय जीवन बोध की कहानी है, जबकि तिरिच में पिता जरूर ग्रामीण हैं, लेकिन अंततः वो व्यवस्था के तमाम सारे संजाल को उपस्थित करने वाली कहानी है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि कहानी का जो जहाँ पर कहानी ख़त्म होती है, क्योंकि क्लाइमेक्स के बाद कहानी जब ढलान पर आती है और अपने उपसंहार की तरफ बढ़ती है, तो दोनों कहानियों के अंत जो है वो बड़े ही प्रभावशाली तरीके से सामने आते हैं और दोनों दो अलग अलग भावबोध से ग्रहण करते हैं। आप देखें, पिता कहानी में ज्ञानरंजन ने लिखा कि पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया है और वही सुराही से प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बात तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बाध तर हुआ है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया, पुनः एक बड़ी आवाज़दार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। ये कहानी लगभग कह लीजिए कि ये पूर्वांतिम पैराग्राफ है उसका। यहाँ पर बिल्कुल सारी रात की बेचैनी के बाद पिता को किसी तरह से नींद आई है, एक निखरहरी खटिया पर। यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके आप भाषा को देख लें, क्योंकि दोनों की भाषा में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञानरंजन की पिता कहानी की जो भाषा है वो ऐसी भाषा है जो मध्यवर्गीय जो जीवन समाज है उसके जो सहज शब्द हैं, जो देशज शब्द हैं, वहाँ पर जो उस परिवार में प्रयुक्त हो रहे हैं उसको एक प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसे निखरहरी खटिया का मतलब ऐसी खाट जिस पर कोई बिस्तर नहीं है। जैसे वो पंखा जो बिजली का पंखा नहीं है, जो परंपरागत पंखा है। तड़का होने में तड़का शब्द आया है, तड़का माने भोर, सुबह। ऐसे ही बहुत सारे शब्द और आपको यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि कहानी एक प्रकार से परिवार के जीवन में जो तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारी बात हैं, उसके इर्द गिर्द जो भाषा, उस भाषा का प्रयोग पिता कहानी में है। तिरिच कहानी की जो भाषा है, जैसे मैंने कहा कि वो व्यवस्था और पूंजी और राजनीति और तमाम सारी जो एक प्रकार से मनुष्य विरोधी शक्तियां हैं, उसकी पृष्ठभूमि में पिता के समूचे संघर्ष को व्यक्त करती हुई कहानी है। और उस कहानी में स्मृति, स्वप्न और संघर्ष की बहुत ही बड़ी भूमिका है। तो उस भूमिका को प्रकट करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग उदय प्रकाश ने किया है, वो भाषा एक प्रकार से ऐसी भाषा है जो साठोत्तरी पीढ़ी के बाद की जो भाषा आती है, जो इन तमाम सारी समस्याओं को जिस भाषा के माध्यम से कहा जा सकता है,
एक प्रकार से अवधारणाओं से युक्त, एक प्रकार से नागर भाषा से युक्त, एक तरह से पूंजी और आधुनिक तकनीक के जोड़ से जो समूची संरचना बन रही है समाज और विकास की, उसको अभिव्यक्त करने वाली भाषा है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर इन दोनों कहानियों का प्रमुख रूप से तुलनात्मक अध्ययन करें तो निष्कर्ष के तौर पर आप देखेंगे कि तिरिछ स्थिति की भयावहता, दहशत और अमानवीकृत परिवेश के बीच आदमी के असहायता की कहानी है। तो पिता कहानी संयुक्त परिवारों के विघटन के दौर में आए हुए जो आधुनिक भावबोध हैं, उस आधुनिक भावबोध को सहज रूप से स्वीकार न करने की कहानी है। मूल रूप से यही दोनों पिताओं का अंतर है और इस कहानी को हम इसी रूप में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।